नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पटना के कंकड़बाग इलाके में। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बात करेंगे जिनको लेकर हमें खुद कन्फ्यूजन है कि वो समाज सेवक हैं या बिजनेसमैन। जी हाँ, ऐसे तो ये पटना के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन समाज सेवा में इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि लोगों को पता भी नहीं है और इन्होंने उस चीज़ को कर दिखाया है। प्रचार से कोसों दूर रहने वाले राकेश मिश्रा जी से बात करेंगे। आइए जानते हैं उन्हीं से कि वो बिजनेसमैन हैं या समाज सेवक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। जी प्रणाम। सर, आप हैं क्या? सबसे पहले तो हम बिजनेसमैन ही हैं और हमारी फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री है हिमाचल के बद्दी में। 3 फैक्ट्री है और हम लोग मार्केटिंग कंपनी भी हमारी है रेवियन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के नाम से, आर्बिन लेबोरेटरीज लिमिटेड के नाम से। हम लोग इंडिया के पॉपुलेशन के 40 से 50% पॉपुलेशन में इथिकल मार्केटिंग करते हैं और अपने लिए हम लोग मेडिसिन भी बनाते हैं और भी बहुत सारी कंपनियों के लिए मेडिसिन बनाते हैं। देश विदेश के बड़े कंपनियों के लिए मेडिसिन बनाते हैं। तो हैं तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं, लेकिन चूँकि समाज में रहते हैं और सामाजिक लोग हैं और हर आपदा के समय, चाहे बिहार में बाढ़ आया हो, जब भी आया हो, पिछली बार कोरोना आया हो या इस बार कोरोना का कहर आया हो, तो हर बार हम लोग अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और हम लोगों को ये पता है कि कोई भी सोशल वर्क केवल गवर्नमेंट के बूते की बात नहीं है। इसमें सरकार की भी सहभागिता होनी चाहिए, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होनी चाहिए और बड़े बिजनेसमैन की भी सहभागिता होनी चाहिए। और कोरोना ऐसे महामारी में तो जब तक हर व्यक्ति की सहभागिता होनी चाहिए, हर आदमी को अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, कम निकलना चाहिए। हर आमो ख़ास को अपना दायित्व का निर्वहन करना ही होगा, तभी ये ख़त्म होगा। और हमारी भी ये जवाबदेही थी। और हम तो बिहार के जितने भी उद्योगपति हैं, चाहे वो बिहार में हैं या बिहार के बाहर हैं, उनसे भी हम आह्वान करते हैं कि हम लोगों ने इसी समाज से लिया है। बिजनेसमैन तो बिजनेस करता है, देश में बिजनेस करता है और देश के लोगों से ही कमाता है। और अभी इस एपिडेमिक में देश को हम लोगों की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग पर्दे के पीछे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको आगे आकर के और सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। और अगर उनके पास संगठनात्मक क्षमता नहीं है तो बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, MLAs हैं, MPs हैं, उनके साथ मिल के और उनको फंडिंग करके बहुत सारे सामाजिक काम किए जा सकते हैं। और हमने किया है। हमने जब भी लायंस क्लब के, हम चूँकि हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह लायंस क्लब है और लायंस क्लब में डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो डॉक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट के क्लब के प्रेसिडेंट हमको फ़ोन करते हैं कि हमारे पास डॉक्टर भी है, पेशेंट भी है और लोगों को आवश्यकता भी है, दवा नहीं है। अगर आप दवा दे दें तो हम एक हेल्थ कैंप कर लें। और 200 से लेकर के और 20,000 तक मरीज आते हैं हेल्थ कैंपों में और हम यहाँ से दवा भेजते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पूरे साल हम करते रहते हैं और 30 से 35 मेडिकल कैंप हर साल हमारे द्वारा भेजे गए दवा से होता है। और ये काम हम 20 साल से कर रहे हैं, तो अनवरत करते रहते हैं। और अभी इस एपिडेमिक में तो करना बनता था, तो हमने किया। और
उसका अच्छा परिणाम भी हुआ। सर, इसी कड़ी में एक बात सामने आ रही है कि इस सत्ता पार्टी के ही एक विधायक ने, जो कि जब सत्तारूढ़ पार्टी के ही विधायक आपसे अगर मदद मांग रहे हैं और आपके पास दवा उस समय अवेलेबल नहीं था, 2 दिन 3 दिन के बाद आ सकती थी दवा, फिर भी आपने अपने स्रोतों से दवा का व्यवस्था करके उनको सौंपा। क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि हम तो सरकार में नहीं है, हम तो मदद कर ही रहे, 2 दिन बाद दवा आएगा तभी देंगे, आज ही इतना पैनिक होकर देने की क्या आवश्यकता है? नहीं, हम सरकार में हैं। हम इस देश की जनता है और जो भी सरकार है, चाहे जिस पार्टी की भी है, हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है, तो हम सरकार में नहीं कैसे हैं। और हमारी सरकार है और हम तो बहुत खुशी होती है जब कोई भी सामाजिक संगठन हमसे कोई भी मदद मांगता है। जुनून लोग होने चाहिए और हमसे लोगों ने मांगा और कई बार तो हमने ऑफ़र किया कि हमारे पास ये मेडिसिन की उपलब्धता है, इसको आप अपने लोगों द्वारा सही जगह पे पहुंचा सकते हैं क्या। और दसियों ऐसे विधायक हैं जिनकी हमने मदद ली, दसियों ऐसे बड़े पुलिस के ऑफिसर्स हैं जिनकी हमने मदद ली और उन लोगों ने हमको मदद किया। और कुछ लोगों ने तब मदद मांगा जब मेरे पास मेडिसिन नहीं था और चूँकि वहाँ पे मदद पहुँचनी थी तो हमने मार्केट से परचेज़ करके वहाँ पे दिया। हम जब निर्माण करते हैं किसी दवा का तो वो अगर 50 पैसे में बनता है तो मार्केट से परचेज करते हैं तो 1 रुपये में बनता है। वही बात कर रहे हैं कि आपने अपने पैसे से दवा खरीद कर और लोगों की भलाई के लिए दिया, जबकि सरकार भी ये बिल वो बिल, इस बजट उस बजट का इंतजार करती है जिसमें देर होता है, और आपने तुरंत क्विक एक्शन लेते हुए अपने पैसे से दवा खरीद कर और उसे बांटने के लिए दिया। यही बात है। हाँ, ऐसा हमने किया और ऐसा हमको करना चाहिए था। और अभी हमारे पास मेडिसिन नहीं है, सब बट गया। करीब 20,000 बोतल सैनिटाइज़र और कोई 20,000 से ज़्यादा डोज 1 महीने का जो कैल्शियम का डोज होता है, तो 20,000 से ज़्यादा डोज हम बांट चुके हैं अभी। और हमारे पास मेडिसिन नहीं है बिल्कुल, और हमारे लिए आसान है मेडिसिन का वितरण और मेडिसिन लोगों को देना, क्योंकि हम इस व्यवसाय में हैं। अगर जूता चप्पल या छाता हमसे मांगा जाए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सर, लेकिन इसी कोरोना की त्रासदी में आपने देखा होगा वैसे लोग भी हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर उसकी कालाबाजारी। सर, 40 हज़ार में रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन मिला है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो किल्लत थी, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, यहाँ तक कि सर एम्बुलेंस चालक जो पटना में एक जगह से दूसरे जगह जो 2 या 4 किलोमीटर है उसके लिए भी 10,000 20,000 रुपया लिए हैं। तो वे लोग क्या इसमें कमा के धन कुबेर हो के क्या करेंगे सर? वैसा पैसा लेके क्या करेंगे? उसी में आपके जैसे भी लोग हैं जो अपने से पैसा लगाकर, अपने जेब से पैसा लगा कर लोगों को मदद कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के बारे में सर आप क्या सोचते हैं जो इस त्रासदी में भी पैसा कमाने के चक्कर में लग रहे हैं? नहीं, गलत है ये गलत है और ये बहुत निंदनीय है और इसको इन लोगों को पकड़ना चाहिए और ये लोग पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन हमारी परवरिश कैसे होती है, हम बचपन से किस वातावरण में रहते हैं, इसका बहुत बड़ा असर है। और हमारे लालन पालन, हमारे पढ़ाई लिखाई में, हमारी सामाजिक, हमारे ताने बाने में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि ये लोग संख्या में बेशक बहुत कम हैं, अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तभी तो हम लोग रास्ते पे घूमते हैं, तभी तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अगर मुट्ठी भर भी ऐसे लोग हैं तो इनका रोकथाम, इनको पकड़ा जाना, इनको दुनिया के सामने ला करके नंगा करना आवश्यक है और प्रशासन कर भी रही है। ऐसे लोग बहुत नहीं हैं, ऐसे लोग कम हैं। अच्छा काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, गलत काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। जिनकी संख्या कम होती है वही न्यूज़ बनते हैं और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है तो अच्छा काम करने वालों की संख्या अभी भी ज़्यादा है, गलत करने वालों की संख्या कम है। लेकिन जो भी मुट्ठी भर लोग हैं उनको तो बाहर निकालना चाहिए और उनका धरपकड़ होना ही चाहिए। सर, ऐसे तो आपने बहुत से समाज सेवा के कार्य किए हैं जो लोगों को शायद पता भी नहीं है,
लेकिन एक ऐसा कार्य जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है कि पटना के सभी थानों में आपने विटामिन सी और सैनिटाइजर का वितरण कराया है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और सभी लोग कह रहे थे कि फ्रंटलाइन वर्कर में जो है पुलिसकर्मी भी हैं, लेकिन इन पुलिसकर्मियों पर किसी का ध्यान नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ राकेश मिश्रा का ध्यान गया। क्यों? हमारा घर मेन रोड से बहुत दूर नहीं है, नज़दीक है, तो आम तौर पे एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ नहीं आती है। लेकिन इन दिनों कोई ऐसा मिनट नहीं होता था जब एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ नहीं आती थी। और एम्बुलेंस वालों को रास्ता दिखाना हो या भीड़ को तितर बितर करने के लिए भीड़ में जाने की आवश्यकता होती है। भीड़ छट जाता है, लेकिन वो जो ट्रैफिक का बंदा होता है, वो पुलिस का आदमी होता है, वो फिर दूसरे भीड़ में चला जाता है तितर बितर करने, और उसके संक्रमण की खतरा बहुत है। वो संक्रमित कब हो जाएगा पता नहीं। और हमारे हजारों पुलिस वाले संक्रमित हुए भी हैं, बहुत सारे की मृत्यु भी हुई है। तो हमको लगा कि इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और इन लोगों को प्रॉपर सैनिटाइजेशन आवश्यक है। ये लोग हाथों से लोगों को हटाते हैं, और बेशक ये लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको अगर प्रॉपर वे में 1 महीने तक लिया जाए तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो हमने ट्रैफिक के लोगों से बात किया, उच्च पदाधिकारियों से बात किया, और हमने कहा कि कितने लोग हैं पटना में ट्रैफिक के। तो उन्होंने 1185 या 90 बताया कि इतनी संख्या है। तो हमने कहा ठीक है, 1200 ट्रैफिक पुलिस के लिए हम 1 महीने के लिए सैनिटाइज़र की व्यवस्था करते हैं, और 1 महीने का हम कोर्स देते हैं विटामिन सी का। तो इनको प्रॉपर खिलवाइए। और इन लोगों ने तो एकदम हाथों हाथ ले लिया, और हमको बहुत खुशी हुई कि हमको मना नहीं किया गया। और हमने यहाँ पे ट्रैफिक एसपी के यहाँ भेजा, और इन लोगों ने सब जगह पे वितरित किया। इसके बाद हमको लगा कि अब और हम क्या कर सकते हैं। तो फिर पटना में जितने भी थाने हैं, तो थाने में हमने लोगों को भेजा और कहा कि वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी ऑफिस में लोग हैं, सब लोगों को 1 महीने का कोर्स दीजिए, थाने को सैनिटाइज कीजिए, और जितने भी लोग हैं उनको 1 महीने के लिए सैनिटाइज़र दीजिए। तो थानों में व्यवस्था हुई। हमने ये भी कहा कि हम 1 महीने के लिए आपके थाने को गोद ले लेते हैं, आप 1 महीने तक जितनी आवश्यकता हो उतना हमसे मांगते रहिए। और आपको खुशी होगी कि अनेक थानों से फिर से डिमांड हुआ, और हमने इधर तो वहाँ भेजा, या थाने के लोग यहाँ से आकर के लेके गए। तो जो हमारा रक्षा करता है, अगर उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। पुलिस के लिए कम लोग सोचते हैं। कुछ हमारे मित्रों ने हमको कमेंट भी किया कि पुलिस वाले लोग घूस लेते हैं। तो हमने कहा कि अच्छे लोग और बुरे लोग तो हर जगह हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके लिए कुछ किया नहीं जाए। डॉक्टर के लिए तो सब करते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में भी हैं, उनको इस बात का ज्ञान भी है कि कौन सी दवा कब खा सकते हैं। पुलिस वालों को तो ये ज्ञान भी नहीं है। तो हमने ऐसा सोचा, और इसका रिजल्ट हमको काफ़ी अच्छा मिला। इसके बाद फिर हमारे कुछ और, चूँकि हम बिहार से ही हैं, पटना में रहते हैं, तो बहुत सारे पुलिस के बड़े पदाधिकारियों ने बाहर से भी हमसे मेडिसिन की डिमांड करी, और हमने उन लोगों को भी दिया। और फिर मेरा दवा ख़त्म हो गया। अभी बहुत बड़ा खेप एक, जिसमें कैल्शियम भी है, विटामिन D3 भी है, और जिंक भी है, ऐसा एक फॉर्मुलेशन तैयार करके हम लोग मंगवा रहे हैं, और 2-3 दिन के अंदर हमारे पास पहुंच जाएगा। और बहुत सारे सामाजिक संगठन, हमारे लायंस क्लब के बहुत सारे लोग, इन लोग इंतज़ार में हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी दवा आ जाए, और फिर से हम जनहित के काम में लग जाएं। सर, आपने देखा कि पहली लहर से दूसरी लहर बहुत ज़्यादा ही भयावह रूप ले ली। लगा कि एक बार तो सरकार का भी नियंत्रण फेल हो गया है। वैसे में सर, तीसरी लहर की भी बात हो रही है। अगर तीसरी लहर आती है बिहार में, देश में, तो सर क्या हम लोग करें जिससे कि उसका जो है असर कम से कम हो और लोगों का जान की सुरक्षा हो पाए? देखिए, दूसरी लहर में भी हमने बहुत कुछ खोया है। हमारे कंपनी के एक डायरेक्टर नहीं रहे, हमारे परिवार के बहुत सारे लोग नहीं रहे,
और हमको खुद कोरोना हो गया, हम मरते मरते बचे। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इन सारे चीज़ों के पीछे हमारी भूल है। हम लोग जो 2 गज की दूरी, मास्क आवश्यक है, हाथों की सफाई आवश्यक है, बहुत अच्छा भोजन करना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए, ये हम लोग भूलते रहे हैं। हमारे कई बार दोस्त कहते हैं कि फलाना मार्केट खुल गया, वहाँ बहुत भीड़ है, तो हर आदमी घर से अकेला निकलता है, लेकिन जब मार्केट में जाता है तो भीड़ का हिस्सा हो जाता है। तो रुक के जाना चाहिए, नेक्स्ट डे जाना चाहिए, उस मार्केट में, उस बाज़ार में जाना चाहिए जहाँ भीड़ नहीं हो। देखिए, अगर हम लोग इंडिविजुअल अपने बारे में सोचते हैं, सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सलाहकार हैं, ये लोग बैठ करके एक निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के तहत एक अध्यादेश जारी करते हैं और फिर मीडिया के तहत लोगों को बताते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है। और जो जानकारी है उसके हिसाब से बहुत सिंपल है, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, प्रॉपर मास्क और प्रॉपर सफाई की व्यवस्था हो, सैनिटाइज़र की व्यवस्था हो, हाथ धोएं, गर्म खाना खाएं, इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, तो किसी लहर का फिर परवाह नहीं है। क्योंकि ये कोई चिट्ठी से कोरोना नहीं आता है, भीड़ में जाने से आता है और हाथ मिलाने से आता है, चीज़ों को बिना सैनिटाइज किए हुए लेने से आता है। अगर ये सारी चीज़ों की हम परवाह करें तो हमको लगता है कि तीसरे लहर को हम लोग काफ़ी कम कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राकेश मिश्रा जी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक के साथ साथ बिहार के, पटना के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। आप देख रहे थे ब्रेकिंग बिहार। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।